एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कल 6 अगस्त को व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक खास गिफ्ट दिया, एक कस्टम डिजाइन्ड एप्पल ग्लास डिस्क जो आईफोन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कॉर्निंग ने बनाया है। इस ग्लास के ऊपर ट्रंप का नाम एनग्रेव्ड था, नीचे टिम कुक का सिग्नेचर और ग्लास का बेस था 24 कैरेट गोल्ड का, जिसे यूटा से स्पेशली मंगवाया गया था। टिम कुक ने बताया कि ये एक यूनिक पीस है जिसे एक फॉर्मर यूएस मरीन ने डिजाइन किया है जो अब एप्पल में काम करता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस सिंबॉलिक गिफ्ट के साथ ही एप्पल ने अमेरिका में $100 बिलियन के नए इन्वेस्टमेंट्स का भी अनाउंसमेंट किया, जो एप्पल के टोटल यूएस इन्वेस्टमेंट को $600 बिलियन तक ले जाता है। इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के ऊपर लगने वाले 100% सेमीकंडक्टर टैरिफ्स को रिकंसिडर करने की बात की है और ये भी सिग्नल दिया है कि अगर एप्पल ऐसे कमिटमेंट्स करता रहा तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग रूल्स और इंपोर्ट ड्यूटीज में और भी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर ऐसा कुछ इंडिया में होता, किसी बिलियनर ने प्राइम मिनिस्टर को एक महंगा गिफ्ट दिया होता और कुछ ही महीने बाद उसके बिजनेस को नई गवर्नमेंट पॉलिसी से डायरेक्ट फायदा मिलता, तो सोशल मीडिया फट जाता। चमचागिरी, सूट बूट सरकार, देश उद्योगपति के लिए चल रहा है जैसे नारे हर जगह सुनाई देते। और इस शोर को लीड कौन करता? जाहिर है वही लोग जो बात बात ऐसा करते रहते हैं, यानी कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम। राहुल गांधी तो पिछले 8 वर्षों से यह आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया है। हाँ, बस ये नहीं बताते कि उद्योगपतियों को करना दिया किसने या दिलवाया किसने था। वैसे इस बात से एक और बात सामने आती है कि और जो लोग हर दूसरी बात पे अडानी अडानी चिल्लाते रहते हैं, उनको जरा अपना पास्ट भी देख लेना चाहिए। अडानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में अडानी 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 अडानी। मतलब वे बड़े आराम से कैसे भूल जाते हैं कि भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म की नींव किसने रखी थी और कौन रखेगा? जाहिर है कांग्रेस पार्टी। और कौन? शुरू से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस राज में कुछ लाइसेंस कैसे किसी एक फैमिली को दिए गए। किसी को कार बनाने का लाइसेंस, किसी को स्कूटर बनाने का लाइसेंस, और इस तरह लाइसेंस देने का आधार क्या रहता था? जाहिर है कांग्रेस पार्टी और उद्योगपतियों के बीच के गहरे संबंध कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद टाटा को कार बनाने का लाइसेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि इस सेक्टर पर एक ही परिवार का पकड़ रहे। किसी और उद्योग घराने को स्कूटर बनाने का लाइसेंस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती थी कि स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग पर भी एक ही घराने का राज हो। हाँ, ये बात और है कि खुद को गरीबों का मसीहा बताने के लिए और लेफ्ट के दबाव में इन्हीं उद्योगपतियों के बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों का नेशनलाइजेशन करने के बाद जब ये उद्योगपति नाराज हुए तो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीतकर पुराने इंडस्ट्रियल हाउसेस का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया और अपने लिए नए इंडस्ट्रियलिस्ट चुन लिए। अपने खुद के नए धनपतिस बनाए जो सिर्फ पॉलिटिकल पैट्रोनेज के बेस पर उभर आए। धीरूभाई अंबानी उन्हीं में से एक थे। इंपोर्ट लाइसेंस हो या फॉरेन एक्सचेंज की अप्रूवल, जब आम व्यापारी चक्कर काट रहा होता था तब रिलायंस को वीआईपी एंट्री मिलती थी। धीरूभाई अंबानी पर बनाई गई फिल्म अगर आपने देखी होगी तो उसमें भी दिखाया गया कि कैसे जब इंदिरा गांधी की डेथ के बाद अंबानी को राजीव गांधी तक पहुंचने की दिक्कत आई तो उन्होंने बस इतना कहा, आपकी माँ ने कुछ पैसे दिए हैं, कहाँ वापस करूं, और गेम वापस ऑन हो गया। दोस्तों, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पर रिलायंस को हर तरह की सुविधा मिली, चाहे वो कस्टम एक्सेप्शंस हो, पॉलिसी ट्वीक्स हो या मार्केट रेगुलेशंस का मैनिपुलेशन। स्टॉक मार्केट में धमाल मचाया, मीडिया तक को अपने इन्फ्लुएंस में ले आए और सब कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस के दम पर। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। अगर इतिहास में और पहले जाएं तो जीडी बिरला के रिश्ते गांधी जी और नेहरू जी दोनों से काफी गहरा था। इस पॉलिटिकल क्लोजनेस के बदले में उनको सीमेंट, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल्स जैसे प्रोटेक्टेड सेक्टर्स में सीधा एक्सेस मिल गया, उस समय जब पूरी इकोनॉमी लाइसेंस और कोटा सिस्टम पे चलती थी। आम व्यापारी तो स्ट्रगल करता था, लेकिन जो पावर के करीब था उसके लिए सब कुछ आसान था। और जिनके नाम पर आज रोज सुबह शाम चिल्लाया जाता है, अडानी,
गौतम अडानी ने अपना बिजनेस कांग्रेस के ही टाइम पर शुरू किया था। गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार थी और बाद में यूपीए के दौरान भी उनको लैंड अलॉटमेंट्स, सेज अप्रूवल्स और एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलते रहे। मुद्रा पोर्ट जिसका आज लोग जिक्र करते हैं, उसका अप्रूवल भी कांग्रेस के रूल में ही आया था। और कैसे भूल सकते हैं सहारा ग्रुप को, एक ऐसा बिजनेस जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की छाया में ग्रो करता रहा, बिना किसी सॉलिड रेगुलेशन के छोटे इन्वेस्टर से हजारों करोड़ कलेक्ट किए और सिस्टम तब तक सोता रहा जब एक पॉलिटिकल हवा बदली नहीं। जब कांग्रेस की पकड़ ढीली हुई तब जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। तो आज जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट का फायदा हो रहा है का नरेटिव बनाते हैं, उनसे बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहले जरा अपनी हिस्ट्री तो पढ़ लो, फिर दूसरों पर उंगली उठाना। तो राहुल गांधी जब आज क्रोनी कैपिटलिज्म का झंडा लेकर निकलते हैं तो उन्हें एक बार अपने घर के शीशे देख लेने चाहिए, क्योंकि जिस मॉडल को वो दूसरों पर थोप रहे हैं उसकी नींव तो उनके ही घर से रखी गई थी, एक एक ईंट सरकारी आशीर्वाद से चुनी गई थी। कांग्रेस के समय पर अंबानी अडानी थे, उनके टाइम पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लेकिन आज वो उनको देश के दुश्मन बनाकर दिखाते हैं। सवाल पूछते हैं सब अडानी अंबानी के लिए है मोदी जी, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि रॉबर्ट वाड्रा के पास बिजनेसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो बिलियनर कैसे बन गए। जो काम टिम कुक ने ओवल ऑफिस में किया, गिफ्ट देना, तारीफ करना, बिजनेस कमिटमेंट देना, उसे यूएस में कॉर्पोरेट लॉबिंग कहते हैं। और ये वहाँ बिल्कुल लीगल है, स्ट्रक्चर्ड है और पॉलिसी इन्फ्लुएंस का एक रिकॉग्नाइज्ड पार्ट माना जाता है। इंडिया ने अपने कॉलोनियल पास्ट में एक ऐसा सिस्टम देखा जो सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल ड्रिवन था। ब्रिटिश राज के जमाने से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक पावर ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थी। फिर आया लाइसेंस राज, जहां बिजनेस करने के लिए हर चीज के लिए सरकारी अप्रूवल चाहिए होती थी। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बना जहां सेटिंग और कनेक्शंस के बिना ग्रोथ मुश्किल थी। इस सिस्टम ने नेचुरली एक क्लास ऑफ बिजनेसमैन को जन्म दिया जो सरकार के करीब थे, बिरला, दालमिया, अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने कांग्रेस के साथ अलाइनमेंट बनाकर अपनी एम्पायर्स खड़ी की। कांग्रेस काल में हर्षद मेहता स्कैम, 2G स्कैम, कोल स्कैम जैसे स्कैंडल्स ने पब्लिक का ट्रस्ट और भी कमजोर किया। साथ ही पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट की हाई सोसाइटी दोस्ती लोगों के गुस्से का कारण बनी। इसीलिए जब इंडिया में कोई बिजनेसमैन सरकार के करीब दिखाई देता है तो लोग उसे क्रोनी कैपिटलिज्म का नाम दे देते हैं, क्योंकि उनका पूरा हिस्टोरिकल लेंस करप्शन और सेटिंग के खिलाफ ट्रेंड है। दोस्तों, असली फर्क परसेप्शन का है। वेस्ट में प्रॉक्सिमिटी टू पावर एग्जिस्टेड। इलॉन मस्क ने ट्रम्प के टाइम पे टैक्स ब्रेक्स लिए, जब बेजोस ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अमेज़न वेब सर्विसेज के डील सिक्योर किए, और इवन जो बाइडेन के कैंपेन्स में वॉल स्ट्रीट का पैसा लगा। पर वहाँ मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स इसको एक कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी का पार्ट मानते हैं। इंडिया में इसे तुरंत सरकार की गोद में बैठा हुआ बिजनेसमैन कह दिया जाता है। तो जब हम क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो सवाल ये उठता है, क्या हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को सिर्फ इसलिए पनिश करेंगे क्योंकि उसकी सरकार से एक्सेस है, या फिर हमें देखना चाहिए कि उसका ग्रोथ, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिसी, एग्जीक्यूशन और स्केल पर बेस्ड है या नहीं। जब तक एक पॉलिटिकल फंडिंग ओपेक है, पावर के आसपास बिजनेसमैन तो रहेंगे ही, बस उनका नाम बदलता रहेगा। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।